कार्यक्रम के प्रायोजक हैं निशा होटल पटना। नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। बिहार विधानसभा चुनाव के 5वें और अंतिम चरण में 57 विधानसभा क्षेत्रों में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से आज मतदान संपन्न हो गया है। इसी के साथ अगर बात की जाए बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए मतदान समाप्त हो गया है। शाम 4 बजे तक लगभग 56% तक मतदान हुआ, या यूं कहा जाए लगातार जिस तरीके से आज हम मतदाताओं में उत्साह देख रहे थे 60% तक वोटिंग हुई है। आज एक अच्छी बात कही जाती है, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा था और उसमें सभी ने बढ़ चढ़कर आज हिस्सा लिया। लगातार आज बिहार के लोगों ने अपने मत का बढ़ चढ़कर प्रयोग किया। तकरीबन 60% तक की वोटिंग, बम्पर वोटिंग आज की गई है। चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, सभी ने आज अपने मत का प्रयोग किया है। तो चलिए आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि अंतिम चरण के मतदान में आज क्या कुछ रहा। वोटिंग फीसदी, कितना उत्साह आज हमें मतदाताओं में देखने को मिला बिहार में। बिहार विधानसभा के 5वें और आखिरी फेज के लिए 57 सीटों पर गुरुवार को वोटिंग खत्म हो गई। इस आखिरी फेज का वोटिंग परसेंट पहले के 4 दौर के मुकाबले ज्यादा रहने के आसार है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोपहर 3 बजे तक तकरीबन 55% वोटिंग हो चुकी थी। इस बीच 8 नवंबर को चुनावी नतीजे आने से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने दावा किया कि उनका और जेडीयू कांग्रेस का महागठबंधन बिहार की 243 में से कम 190 सीटें जीतेगा। मोदी ने इंटॉलरेंस के मुद्दे पर कांग्रेस को जहां सिख दंगों की याद दिलाई, वहीं कांग्रेस ने देश में माहौल बिगड़ने का आरोप लगाते हुए मोदी को घेरा। वोटिंग के दौरान अर्रिया और कटिहार में पोलिंग बूथ पर हंगामा कर रहे लोगों पर सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज किया। इसमें 8 लोग घायल हो गए। अर्रिया जिले के जोखी हाट के बूथ नंबर 65 पर वोटिंग के दौरान मतदाताओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हुई। गांव के लोगों ने बांस से एक सुरक्षा कर्मी पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। इसके बाद बूथ पर तैनात जवानों ने हंगामा कर रहे गांव वालों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसमें 4 लोग घायल हो गए। कटिहार में भी वोटिंग के दौरान कई जगह लाठीचार्ज और मारपीट की घटना सामने आई। बरारी विधानसभा क्षेत्र के चांदनी चौक पर कुछ लोग खड़े थे। अर्धसैनिक बल के जवानों ने उन्हें एक जगह जमा होने से मना किया। जब वो लोग नहीं माने तो लाठीचार्ज कर सबको भगा दिया गया। इस लाठीचार्ज में 3 लोग घायल हुए। इसके बाद गांव वालों ने काफी हंगामा किया। जिले के कोड़ा विधानसभा क्षेत्र के दयालपुर के बूथ नंबर 32 पर एक वोटर को सुरक्षा बल के जवानों ने बॉक्स वोटिंग करते पकड़ लिया। आइए अब बात करते हैं अंतिम चरण के मतदान के अहम जगह की। सीमांचल में मुस्लिम, मिथिलांचल में स्वर्ण वोटर्स अहम। 5वें फेज में कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्र है। कोसी क्षेत्र में सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जिले आते हैं। सीमांचल में पूर्णिया, अर्रिया, किशनगंज और कटिहार शामिल है। वहीं मिथिलांचल क्षेत्र में मधुबनी और दरभंगा जिले हैं। कोसी और सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाके हैं। किशनगंज में तो 48% मुस्लिम वोटर्स हैं।
इसके अलावा कटिहार में 45%, अररिया 38% और पूर्णिया में 35% मुसलमान वोटर्स हैं। सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और पूर्णिया, कटिहार जैसे इलाकों में यादव वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है। वहीं मिथिलांचल क्षेत्र में ब्राह्मण और ऊंची जाति के वोटर्स ज्यादा हैं। बिगड़ सकते हैं समीकरण। पहले पप्पू यादव आरजेडी के नेता थे, इस बार ये अपनी जन अधिकार पार्टी बनाकर मैदान में उतरे हैं। इस फेज में 40 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। इससे लालू नीतीश को परंपरागत यादव वोट कटने का डर है। AIMIM के नेता अजदुद्दीन ओवैसी के मैदान में और मुस्लिम बहुल इलाकों में अपने कैंडिडेट्स उतारने से लालू नीतीश के MY फैक्टर पर असर पड़ सकता है। महाराष्ट्र और यूपी में नगर पालिका चुनाव जीतने के बाद ओवैसी के साथ मुस्लिम वोटर्स जाने की संभावना बढ़ गई है। लालू नीतीश के लिए बीजेपी से ज्यादा अहम है ये फेज। 2010 के चुनाव के रिजल्ट के मुताबिक ये फेज महागठबंधन के लिए बहुत अहम है। पिछले चुनाव में जेडीयू ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 60 सीटें आरजेडी के पास थी। कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी ने 21 सीट पर जीत दर्ज की थी। 2 सीटें उसके वर्तमान सहयोगी एलजेपी को मिली थी। अंतिम दौर की वोटिंग से पहले बीजेपी के विज्ञापन को लेकर भी विवाद बढ़ गया है। गाय को लेकर बुधवार को बिहार के न्यूज़पेपर्स में छपे इस एड की आलोचना करते हुए महागठबंधन ने इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल खड़े कर दिए। कमीशन पर संदेह जताते हुए कहा गया कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो राष्ट्रपति के पास शिकायत करेंगे। इस बीच इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उसकी इजाजत के बिना गुरुवार को पार्टियों के चुनावी विज्ञापन न छपे जाए। बताया जा रहा है कि कमीशन के इतिहास में ये पहला मौका है जब इस तरह का आदेश दिया गया है। वहीं अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में लोगों का मिला जुला रुझान सामने आया था। 5वें फेज के 9 जिलों की 8 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को 3, कांग्रेस जेडीयू को 2-2 और बाकी सभी पार्टियों को 1-1 सीट मिली थी। अररिया से आरजेडी के तस्लीमुद्दीन, कटिहार से एनसीपी के तारिक अनवर जीते थे। किशनगंज से कांग्रेस के मोहम्मद असरारुल हक और सुपौल से पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन सांसद चुनी गई थी। पूर्णिया से जेडीयू के संतोष कुमार और मधेपुर से जेडीयू के ही पप्पू यादव चुनाव जीते थे। वहीं लोकसभा की दरभंगा सीट से बीजेपी के कीर्ति आजाद और मधुबनी से बीजेपी के हुकुमदेव नारायण यादव को लोगों ने चुना था। झंझारपुर सीट भी बीजेपी के खाते में गई थी। यहां से बीजेपी नेता वीरेंद्र कुमार चौधरी जीते थे। बहरहाल अंतिम चरण के चुनाव के बाद अब इंतजार हर किसी को बस परिणाम का है। अब देखना ये होगा इस बार जनता का प्यार किसके हक में आता है। आशीष परासर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, वल्लभ टीवी। जी हां, बिहार में किसकी सरकार बनेगी ये तो 8 तारीख को पता लगेगा, लेकिन आज जो अंतिम चरण का मतदान हुआ है, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक बदलाव जरूर देखा गया हमें बिहार के मतदाताओं में, क्योंकि सुबह से हम देख रहे थे एक उत्साह देखा गया। बम्पर वोटिंग आज 5वें चरण के लिए की गई है। प्राइम टाइम में मेरे साथ खास मेहमान बने हुए, सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दूं। परमानंद रेड्डी साहब जेडीयू के नेता हैं, आरसी जैन साहब हैं बीजेपी के नेता हैं, नेशनल यूथ पार्टी के नेता राजकुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है प्राइम टाइम में। सबसे पहला सवाल परमानंद रेड्डी जी आप ही से मेरा, क्या लग रहा है 60% तक तकरीबन आज वोटिंग हुई है, क्या लग रहा है आपको, किसके पक्ष में जाता हुआ ये बिहार का चुनाव नजर आ रहा है? देखिए आज तो बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि ये क्षेत्र पहले भी हमारा रहा है जी, और आज 57 सीटों में से 40-42 सीट पर हम दावा कर रहे हैं हमारी जीत होगी, निश्चित जीत होगी। आप कह रहे कि आपकी जीत होगी? 40-42 सीटों पर हम जीत कराएंगे।
जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं परमानंद रेड्डी जी, लगातार एक वोटर का एक चाणक्य का सर्वे आया है, जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में एक अच्छा सटीक आंकड़ा बैठा था, वो तो कहीं ना कहीं आपकी हार दर्शा रहा है यहाँ पर। नहीं, चाणक्य का आपकी बारी जो सर्वे है वो फेल माना जाएगा। और दिल्ली के जो रिजल्ट हुए थे पिछली बार, जब कुछ पता नहीं था क्या हुआ और उसके आंकड़े फेल हुए थे, इसी तरह से अब की बार भी आंकड़े फेल होंगे। अब की बार आंकड़े खोलेंगे। आरसी जैन साहब, आप कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, क्योंकि चाणक्य ने तो आपको जिता दिया है, अच्छी खासी सीटें दी हैं, और जिस तरीके से आप भी लगातार दावे करते रहे, अमित शाह भी लगातार करते हैं भाई 2/3 बहुमत से बीजेपी एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी, कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं आप? देखिए, इस बार बिहार की जनता जीतने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कारण ये है कि इस बार जो 25 सालों से बिहार में शासन चल रहा था, इस बार की जनता उससे मुक्त होना चाहती है जी। और वो जो मोदी जी इस बार 125 करोड़ लोगों की बात करते हैं, उससे वो प्रभावित है। क्योंकि हम लोगों ने पिछले 1.5 साल में जिस प्रकार से लोगों को एक नई दिशा दी है, आज भी मैं देख रहा था अखबार में, आप लोगों ने भी देखा था कि विश्व के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली लोगों में मोदी जी का 9वां नंबर है। ये जो देश को गौरव मिला है, ये जो भारत को गौरव मिला है, इसका असर निश्चित रूप से बिहार की जनता में भी देखने को मिलेगा और हम निश्चित रूप से सरकार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि बिहार के लोगों ने वो जमाना भी देखा है कि जब बिहार में अपहरण एक उद्योग का रूप ले चुका था। बिहार के लोगों ने वो दंश भी झेला है कि जब बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार नहीं मिला और वहां का यूथ पलायन करने के लिए मजबूर हो चुका है। आज चाहे दिल्ली देख लें, चाहे आप बॉम्बे देख लें, ये जो वहाँ के पॉलिटिशियन रहे हैं, उनकी नीतियाँ इस प्रकार से रही कि बिहार के लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मोदी जी के आने के बाद उन लोगों में एक आशा की किरण नजर आई है। और आप देखिएगा जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में मोदी जी की रैलियों में लाखों लोग जुटते थे, इसी प्रकार से अब ये जो विधानसभा के चुनाव हैं, जितनी भी मोदी जी ने 25-26 रैलियां ली हैं जी, भीड़ जुटने का मतलब तो ये नहीं है कि वो वोट बैंक में तब्दील होगी। नहीं, मैं इसके लिए बता रहा हूं कि वो वोट बैंक में इसलिए तब्दील होंगे कि जब मोदी जी का भाषण होता था तो उनका जो रिएक्शन होता था वो इस बात का प्रतीक था कि मोदी जी की बातों से वो सहमत हैं। मैं ये मानता हूं कि भीड़ कभी भी वोट में, पर जो उसमें भीड़ का जो रिएक्शन है वो अपने आप में ये बता देता है कि उनका रुझान किस तरफ है। राजकुमार जी मेरे साथ जुड़े। राजकुमार जी, क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से आरसी जैन साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में भीड़ लगातार बढ़ रही है, आपको लगता है कि वाकई जो रैलियों में भीड़ आती है, जो नेता को सुनने के लिए जो लोग आते हैं, वो वोट बैंक में तब्दील होती है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। और कई बार क्या होता है कि इसके पहले भी लालू जी के रैलियों में भी खूब भीड़ जुटती थी और उनको सुनने के लिए आते थे, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हुए हैं। ऐसा कई बार देखा गया है। जो वोट पड़े हैं, एक जो ये क्षेत्र है, जैसा कि अभी हमारे जेडीयू के मित्र ने बताया कि इस क्षेत्र में इनकी भी अपनी ज़मीनी हकीकत है और बीजेपी की भी अपनी ज़मीनी हकीकत है। नो डाउट ये चुनाव इन दोनों के बीच में ही सारा सिमटा हुआ है। ठीक है। ऐसे में जो ज़मीनी हकीकत है, उससे ऐसा लगता है कि चुनाव जो है बहुत कांटे का है। तीसरा मोर्चा, आपको नहीं लगता है कि राजकुमार जी कुछ खेल बिगाड़ सकता है? कितनी अहमियत तीसरे मोर्चे की आपको लग रही है इस चुनाव में? तीसरे मोर्चे की हैसियत बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। मुझे लगता है कि वो 2-4 सीटों पर ही तीसरा मोर्चा सिमट जाएगा। 2-4 सीटों पर ही सिमट जाएगा। लेकिन परमानंद रेड्डी जी, जिस तरीके से सवाल आरसी जैन साहब ने उठाया कि वाकई एक पलायन बहुत बड़ी समस्या बिहार की रही है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आपको नहीं लगता कि बिहार का वोटर जो है वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहा था वहां की सरकार के चलते, और वो इस चुनाव में कहीं ना कहीं देखा गया? अगर वो सरकार के चलते कहीं नाराज था तो 8.5 साल बीजेपी हमारे साथ थी, उनसे भी नाराजगी होगी। 8.5 साल ही हमारे साथ बराबर के हो रहे हैं। तो विकास का मुद्दा आता है तो इन्होंने विकास क्यों नहीं किया? क्या इनके एमएलए को विधायक निधि से फंड नहीं मिला? कहीं इल्जाम लगाया जाए या कहीं रोका गया हो? तो पूरे बराबर के साझेदार रहे हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और अब रुझान, जहां तक भीड़ के रुझान की बात है, कोई मतलब ही नहीं है। चुनाव खत्म हो चुका है, 8 तारीख को आप रिजल्ट आएंगे, आप देख लीजिए। लेकिन आरसी जैन साहब, ये कैसे मान लिया जाए? आप कह रहे हैं कि आप जीतेंगे, परमानंद रेड्डी साहब कह रहे हैं कि महागठबंधन की जीत होगी, ऐसे में कैसे जज किया जाए? क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि बम्पर वोटिंग हुई है। जिस तरीके से युवाओं और महिलाओं ने इस बार अपने मत का प्रयोग किया है, क्या लग रहा है आपको? संदेश किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? एक परिवर्तन आपको लग रहा है कि बिहार के लोग चाह रहे हैं इस बार बिहार में? देखिए, मेरे बराबर में मेरे दोनों साथी बैठे हैं।
जब तक चुनाव संपन्न नहीं हुआ था तो इस प्रकार की बातें बहुत अच्छी लगती थी कि जब तक चुनाव ना हो तब तक हमें ये कहते रहना चाहिए कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। पर जब चुनाव संपन्न हो चुका है और हमारी आपकी बातों का कोई प्रभाव वोटर पे पड़ने वाला नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमें ईमानदारी से ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार बनने जा रही है। और जैसा अभी भाई साहब ने एक बात कही कि भीड़, देखिए लालू जी एक मस्खरे व्यक्ति हैं, उनकी चुनावी सभा पे जो लोग जाते हैं उनका वो जो मस्खरापन है ना उसको देखने के लिए जाते हैं, जिस प्रकार से वो बोलते हैं, जिस प्रकार से वो। तो और जहां तक बात रही है अभी भाई परमानंद जी ने कहा, इनको मैं बता दूं कि जिस समय 10 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी ने चुनाव मिलकर लड़ा था और 8 साढ़े 8 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में रही है मिलकर के, ठीक है, उस समय बिहार ने करवट बदली है, बिहार में परिवर्तन हुए हैं, बिहार में रोड्स बनी हैं। पर जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ अलगाव हुआ है, बिहार में विकास एकदम ठप हो गया है। बिहार में अहंकारी लोगों का सत्ता में बने रहा। जिस प्रकार से मोदी जी कोई काम करते थे उसका उन्होंने मखौल उड़ाना। तो 1.5 साल से बिहार में विकास, मैं बिल्कुल करिएगा, बिहार में 1.5 साल से विकास बिल्कुल बंद है। और जिस प्रकार का ये गठबंधन बना, बिहार में अब लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि उन्हें ये पता है कि सिर्फ ये चुनाव के लिए गठबंधन है। ये जो गठबंधन हुआ है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, आगे भानुमति ने कुनबा जोड़ा, जो कल तक एक दूसरे में 36 का आंकड़ा हुआ करते थे और आज वो 63 का आंकड़ा लेके आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि बिहार की जनता इस अपॉर्चुनिस्ट गठबंधन के खिलाफ रहेगी और निश्चित रूप से आने वाली 8 तारीख को, जैसा मोदी जी ने कहा था कि इस बार देश में 2 बार दिवाली मनेगी, एक बिहार के चुनाव आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की दिवाली और बिहार के लोगों की दिवाली मनेगी, और दूसरी दिवाली 11 तारीख को मनेगी। बहुत जल्दी हम उस दिवाली को मनाने के लिए आतुर हैं। परमानंद रेड्डी जी, जिस तरीके से आरसी जैन साहब कह रहे हैं कि वाकई अब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ आ गए हैं, आपको नहीं लगता है कि वोटर जरूर प्रभावित हुए होंगे? क्योंकि लालू प्रसाद यादव की छवि कुछ अलग है, नीतीश कुमार की छवि कुछ अलग है, एक ही मंच पर दोनों आगे, क्या नुकसान नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, लालू यादव जी के साथ मुस्लिम वोट और यादव वोट बिल्कुल 100% है। और ओबीसी भी उसमें कहीं से भी सेंध नहीं लगा सकता, क्योंकि ओबीसी का जो मामला है वो हैदराबाद और यूपी से हो सकता है, लेकिन बिहार के जो वोटर हैं वो सजग हैं और बाहर के किसी आदमी को इंटरफेरेंस की इजाजत नहीं देते। और हम बिहार के जितने भी लोग हैं, अडवाणी जी हो गए, मोदी जी हो गए, सब बाहर के लोग हैं और बिहार के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन अपना है कौन पराया है। नहीं तो बिहार के लोगों ने फिर बिहार के लिए किया क्या आज तक? सवाल तो ये भी उठता है। देखिए, बिहार का मामला नहीं है, ये पूरी इंडिया का मामला है। भारत एक गरीब देश है, हमने पूरी इंडिया के लिए क्या किया है, हमारा कहां तक विकास हुआ है। बिहार को विकास करने के लिए अगर आप सच माना जाए, अगर पूरी सारी राजनीतिक दल इकट्ठे होकर विकास करें, तो नारा देते हैं सबका राजनीतिक सारे दल इकट्ठे होकर भी विकास करने की बात करें तब भी 50 साल लग जाएंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है केंद्र में, जितना कार्यकाल अब तक हुआ है, विकास पूर्ण तरीके से जितना होना चाहिए तो उतना हुआ है? क्योंकि सवाल तो दूसरे पर उठाए जा रहे हैं। अपनी गिरबान में अगर झांक के देखा जाए, आपको क्या लगता है, वाकई तस्वीर बदली है देश की? रेड्डी जी, आप ही से मेरा सवाल है। बिल्कुल नहीं बदली है। जो इनका मुख्य राष्ट्रीय एजेंडा था कि हम काला धन लाएंगे, मोदी जी ने बोला था हम काला धन लाएंगे और राष्ट्रीय एजेंडे में लिखा गया था। आज तक काले धन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इसी तरह से जो बिहार में इन्होंने वादे करे हैं वो भी ठंडे बस्ते में रहे। जैन साहब, देखिए, जहाँ तक काले धन की बात है, हम तो काले धन की बात ही नहीं करते, हम तो सफ़ेद धन की बात करते हैं। मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने हैं, विश्व के अनेक देशों में जाकर के जो हमारे इंडियंस लोग हैं, जिन्होंने जाकर के वहाँ पे बड़े अच्छे उद्योग धंधे लगाए हैं, बड़ी अच्छी पोस्टों पे हैं, उनको इस बात के लिए आप जीते हैं, आप करें, हम उसकी बात नहीं करेंगे, अब सफेद धन की बात करेंगे। अभी आपने जो एजेंडा बिहार में जो सुहाने वो डायलॉग्स पेश कर रहे हैं बिहार में मोदी जी ने, कल को आप कहोगे हम उनको भी नहीं मानते, हम तो व्हाइट धन की बात करेंगे या दूसरे धन की बात करेंगे, या हम बिहार के लोगों को बाहर पढ़ने भेजेंगे, या बिहार के लोग बाहर जाके बिजनेस लगाएंगे। अब हम बोले, ठीक है। तो देखिए, उस समय उन्होंने वहाँ के लोगों को ये तैयार किया कि ठीक है, आपने हिंदुस्तान के बाहर जाकर के एक देश की छवि बनाई है, अब आपसे हम ये उम्मीद करते हैं कि आप आकर के हिंदुस्तान में पैसा लगाएं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा विकास के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। उसके लिए जब पार्लियामेंट में एक लैंड बिल लेके आया जा रहा था, जिसमें यह है कि अगर कोई बाहर से आदमी पैसे लेकर के आता है तो उसको ज़मीन तो चाहिए,
तो ये जो अलायंस के लोग हैं इनके में से ही कुछ लोग जो युवराज जैसे लोग हैं लेकिन उन्होंने राहुल ये गांधी कहा। तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो विदेशी आप दौरे पर सुनिए, ही रहते हैं। सुनिए सुनिए ना, विदेशी दौरों का रिजल्ट निकला है कि पर जो बाहर से पैसा लेके आएगा वो चांद पे तो लगाएगा नहीं पैसा, उसको जमीन तो चाहिए ही चाहिए। एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा कि जिस समय ये सिंगूर में कारखाना लग रहा था टाटा का, तो वहां पे इसका विरोध किया गया। मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक मैसेज किया उसको टाटा को कि भाई आपका उस बिहार में स्वागत है। एक मीटिंग हुई और 16 डिपार्टमेंट के लोग उन्होंने उस मीटिंग में बुलाए और छठे दिन बिहार में टाटा का काम शुरू हो गया था। तो मोदी जी इस नीति को लेकर के चले थे कि बाहर से लोग आए, जिस प्रकार से अब बाहर से लोग आते थे उनके साथ अफसरशाही होती थी और वो वापस चले जाते थे, वो माहौल बनाने का जो प्रयास किया, ये जो महागठबंधन के कुछ लोग हैं इन्होंने इस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास किया कि वो लैंड बिल पास ना हो सके, वहां लोग पैसा आके लगा ना सके। अरे भाई, अगर हिंदुस्तान की जमीन पे कोई कारखाना लगेगा, कोई मिल लगेगी, कोई उद्योग लगेगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। आप उसमें रुकावट पैदा करने का प्रयास करते हैं। अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी आती है तो ये मेरा वायदा है और आ रही है कि आने वाले 5 साल में बिहार में बाकी सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि इस बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ विकास की बात की है, एक दूसरे को गाली देने की बात नहीं की है। हम विकास के मुद्दे पर बिहार में गए हैं। ठीक है राजकुमार जी, आप ही से मेरा सवाल है, जिस तरीके से आरसी जैन साहब कह रहे हैं कि वाकई विकास के मुद्दे पर बिहार चुनाव इस बार लड़ा गया है, आपको लगा कि जो चुनाव की शुरुआत हुई थी पहले चरण में, जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, वादे दावे किए, विकास के नारे दिए गए, आते आते वो आरोप प्रत्यारोप बदजुबानी पर खत्म हुआ? देखिए, दोनों गठबंधन में अवसरवादी लोग हैं, चाहे लालू जी हो नीतीश जी के साथ, चाहे रामविलास पासवान हो एनडीए के साथ। ठीक है, यही उपेंद्र कुशवाहा हैं जो पहले जेडीयू में हुआ करते थे, उनकी नीतीश जी से किसी मुद्दे पे नहीं बनी और उन्होंने पार्टी बनाई और जो है बीजेपी के साथ आ गए। यही रामविलास पासवान हैं जिन्होंने अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट को इस आधार पे छोड़ दिया था कि गुजरात दंगे के आधार पे छोड़ दिया था। वही रामविलास पासवान जी आज मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं। तो नो डाउट अवसरवादी लोग तो दोनों गठबंधनों में हैं। जनता को यह तय करना है कि 10 साल में नीतीश कुमार ने जो काम किया है उस पे उसको वोट करना है कि मोदी जी के भाषण पे वोट करना है। तो तय कर दिया, क्योंकि मोदी जी तो मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं। बीजेपी के गठबंधन, एनडीए गठबंधन ने अभी ये तय नहीं किया है कि उसका मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आरसी जैन साहब, आखिर आप नाम क्यों नहीं बता रहे? देखिए, क्या आप दिल्ली वाले नतीजों से डर गए? नहीं, देखिए, जहां तक नाम घोषणा की बात है कि संविधान ये कहता है कि जो भी विधायक चुनकर के आएंगे उनका जो सर्वमान्य नेता होगा उसको मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। इसीलिए तो बिहार फिर आपने में दिल्ली में क्यों नाम प्रोजेक्ट किया? दिल्ली की भी हम बताते हैं, पहले बिहार की सुन लीजिए, क्योंकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो आप 2 दिन का इंतजार कीजिएगा, आपको मुख्यमंत्री भी पता चल जाएगा बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनता है। और जहां तक दिल्ली कौन बनता है ये बड़ी बात नहीं है कि आपने नाम अब तक प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया, इसके पीछे रणनीति क्या है? देखिए, रणनीति कुछ नहीं है। हमारी पार्टी में पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन किया जाता है। जो भी विधायक चुनकर के आएंगे, आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री का नाम घोषित न करना, दिल्ली में जो नतीजे आए हैं, क्या बीजेपी उससे डर गई? बिल्कुल बिल्कुल उससे डर गई है और इनको पूरी उम्मीद थी कि हम बिहार में जीत नहीं सकेंगे। लालू और इनका जो पैचअप हुआ है नीतीश जी का, उससे बहुत घबराए हुए रहे और लालू के ऊपर एलिगेशन लगाते रहे, तुमने लालू से हाथ क्यों मिला लिया, लालू से क्यों हाथ मिला लिया, हमसे भी कहते रहे, यहाँ डिबेट पे भी कहते रहे लालू से हाथ क्यों मिला लिया। उनको लालू से इतना डर था जिसकी वजह से लोगों ने नाम डिक्लेयर नहीं किया। अच्छा, लालू से आप डर गए आरसी जैन साहब, ये एक बड़ी चीज है। जिस तरीके से बिहार में हम आरोप प्रत्यारोप लगातार देख रहे हैं, एक बड़ा आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव से आप डर गए हैं, ये भी एक अपने आप में सवाल है। नहीं, देखिए, राजनीति में कोई किसी से नहीं डरता है, सबको जनता से डरना चाहिए, जनता के कोप भाजन से डरना चाहिए। जिन वायदों को करके आप सत्ता में आते हैं, वो वायदों को जब आप पूरा नहीं करते हैं तो उससे डरना चाहिए। तो वही वायदा आपने पूरा नहीं किया, काला धन लाने का। तो अब देखिए, पूरा अब देखिए, ठंडे बस्ते में डाल रखा आप लोगों ने। देखिए, मैं परमानंद जी उसके लिए एक चीज बताऊं आपको, शायद आप बेहतर उत्तर दिया है। ये तो बड़ा सवाल है, मैं उसका ही बता रहा हूँ, जनता जानना चाहती है। हाँ, वो बता रहा हूँ। देखिए, शायद आप बेहतर जानते हैं कि जब दूसरे देशों के साथ कोई वार्तालाप किया जाता है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है। ये नहीं कि मैं जाऊं और जाकर के वहां से बैंक से वो पैसा ले आऊं। सरकारी काम होता है, उनसे सरकार से बैठ करके बात की जाती है। वो अपने यहाँ इस प्रकार का एक प्रोविजन रखते हैं, जैसा भी बाकी देश स्विट्जरलैंड वगैरह ने कहा है कि हम आपको
कुछ, क्योंकि उनके बैंकों की कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों में हमें तब्दीली शर्तें लानी आप है। चुनाव से बताइए पहले ना, समझाते। टाइम कितना लेंगे ये आप? शर्तें एक साल, आप चुनाव 2 से साल, पहले 10 साल, समझाते। 15 साल, चुनाव कम में से तो कम आपने नहीं जनता बोला था, तसल्ली तो कर ले कि भाई 6 10 महीने साल का बाद तो सारा हमारे काम खाते कर में देंगे। इतने पैसे आएंगे। नहीं देखिए, बात इसकी नहीं है कि कितना पैसा आएंगे, हम बात इस बात की कर रहे हैं कि वो पैसा जो है किन लोगों का है। नहीं, जो आपने अभी तक वादा किया 60 ना, जो हर अभी तक भारतीय के 60 खाते साल में से पैसा आएगा। जो अभी तक नहीं, देखिए आप वो गलत उसका आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये कभी नहीं कहा गया कि हर व्यक्ति में खाते ही, कहा गया कि अगर जितना पैसा बाहर है वो सारा पैसा आ जाए तो इतना पैसा बाहर से आएगा कि एक व्यक्ति को अगर पैसा दिया जाए तो इतना पैसा एक व्यक्ति के खाते में जा सकता है। उसका ये मतलब नहीं कि उनके खाते में जाएगा। राजकुमार जी, जिस तरीके से काले धन की बात आई, वाकई आपको लगता है कि जो वादा एक किया था, क्या सिर्फ ये चुनावी वादा था और चुनावी वादा रह गया है? बिल्कुल जो है ये सिर्फ एक चुनावी वादा था। और इसके पहले मैं एक बात पीछे जाना चाहूँगा। बिल्कुल। जब मनमोहन सिंह जी नरसिम्हा राव जी की सरकार में वित्त मंत्री बने थे, उस समय भी हमारे थोड़ी स्थिति खराब थी और चंद्रशेखर जी के गवर्नमेंट में सोना गिरवी रखा गया था। उन्होंने आया था तो उन्होंने भी काले धन को लाने के लिए एक स्कीम चलाई थी। ये सबको पता है कि जो उस समय काला धन आया था और जो मोदी जी के प्रयास से अभी काला धन आया है, जो मोदी जी ने छूट दी है, दोनों में 1 और 20 का रेशियो है। ठीक है। उस समय जो है 20 गुना ज्यादा काला धन आया था। इस काले धन का पूरा जो खेल था वो एक सिंबॉलिक का प्रतीक था कि हाँ हमने काले धन पे काम किया, जबकि ग्राउंड पे कोष के अंदर ऐसा कोई काला धन नहीं आया। और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जो मोटे मोटे 3-4 मुद्दों पे चुनाव लड़ा था, उसकी मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा। उसमें एक था, बड़ी थी महंगाई और दूसरा था काला धन। ठीक है। महंगाई पे उस समय दाल की कीमत 70 रुपए थी जब अप्रैल 2014 में चुनाव हुए। आज दाल की कीमत 220 रुपए है। तेल की कीमत, सब्जी की कीमत, प्याज की कीमत इन पे है। आज भारतीय जनता पार्टी इस पे कोई जवाब नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी के इस ठीक है, इसका जवाब हम जैन साहब से ले लेते हैं। जैन साहब, क्या लगता है आपको, वाकई ये एक बहुत बड़ी विडंबना है देश की? क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो जनता जो है, मतदाता जो है, एक सोच के साथ जाता है कि भाई महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, ये तमाम चीजें दूर होंगी। वही चीजें जनता को न मिले तो फायदा क्या फिर वोटिंग का? देखिए, उसके लिए मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा कि अगर किसी प्रदेश में होर्डिंग होती है, जमाखोरी, कालाबाजारी होती है, तो उसको रोकने का काम किसका? केंद्र सरकार का तो नहीं है। उसका काम है प्रादेशिक सरकारों का। अभी आपने देखा कि 1 लाख टन जो चावल दाल हैं वो बरामद भी की गई है। वो किसने बरामद किए? केंद्र सरकार ने तो की नहीं। वो तो स्टेट की जो सरकार है वो अपना दायित्व निभाते हुए जमाखोरों को, होर्डिंग्स जो करते हैं उनको पकड़े, उनको अंदर करें। अब उसमें भी अगर आप केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे तो मैं नहीं समझता कि इसके बाद कोई जवाब देने की गुंजाइश बच जाती है। दाल आपके ही उसमें पकड़ी, राज्य में पकड़ी गई है। बात राज्य का नहीं है। महाराष्ट्र में 60,000 टन पकड़ी गई है महाराष्ट्र के अंदर, वहां आपकी सरकार है। सर, मैं बता रहा हूं कि अगर महाराष्ट्र में भी पकड़ी गई है तो वहां की सरकार नहीं, तो ने प्रयास तो किया ना पकड़ने का। एक दूसरे पर आरोप लगाना, केंद्र राज्य के ऊपर आरोप लगा रहा है, राज्य केंद्र के ऊपर आरोप लगा रहा है, जनता बीच में पिस रही है। नहीं, देखिए, हमें ईमानदारी से राजनीति करनी चाहिए। अगर किसी स्टेट ने जमाखोरों को पकड़ा है तो वहां किसकी सरकार है, किसकी नहीं है, हमें ये कह करके अपना पल्ला झड़ नहीं जानना चाहिए। अगर कोई सरकार दोषी करती है, काम नहीं करती है, तो निश्चित रूप से वहां की सरकार जिम्मेदार है। तो उसके लिए आप ये कह दें कि केंद्र ने ऐसा किया है, तो उसके लिए मैं नहीं समझता कि केंद्र को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। स्टेट का शासन है, आप वहां पर अपने हिसाब से सरकार चलाएगा। वहां पर अगर आपको रोकने का केंद्र प्रयास करता है तो अब केंद्र को आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद राजकुमार जी, आप ही के पास आऊंगा इसी सवाल के साथ कि वाकई जिस तरीके से केंद्र राज्य पर आरोप पड़ रहा है, राज्य केंद्र पर आरोप पड़ रहा है, बीच में जनता पिस रही है, आखिर जिम्मेदार कौन है इस महंगाई का? एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारी चर्चा लगातार जारी है। जब हम और नीतीश इकट्ठा हो गए तब धान करोटी तावा में, मोदी उड़ गए हवा में। सियासत से जुड़ी हर खबर, सियासतदान के खेले गए हर दांव, कभी सही तो कभी गलत लिए गए फैसलों पर आपके लिए खोलेंगे खबर की परत दर परत। सिर्फ
सियासत पर। दिवाली त्योहार है प्यार का, प्रतीक है उजाले का, लौ है उम्मीद की, बाती है भरोसे की, रोशनी है सच्चाई की। देखिए दिवाली पर हमारी खास पेशकश, खुशियों की दिवाली। हरियाणा पर चढ़ा पंचायत चुनाव का रंग। इस चुनावी रंग में डूबेंगे पंच और सरपंच। कहीं बदजुबानी ना कर दे माहौल भंग। साफ सुथरी कवरेज देखें वल्लभ टीवी के संग। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम चर्चा। लगातार बिहार चुनाव को लेकर कर रहे हैं अंतिम चरण का मतदान आज खत्म हो चुका है। 8 तारीख का इंतजार सभी को है। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। परमानंद रेड्डी जी, आरसी जैन साहब और राजकुमार जी भी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, ब्रेक से पहले मेरा सवाल यही था आपसे, क्योंकि जिस तरीके से परमानंद रेड्डी जी और आरसी जैन साहब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, क्योंकि लगातार मुद्दा महंगाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और जब चुनाव आते हैं इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर हर राजनीतिक दल उठाता है। ऐसे में केंद्र राज्य पर आरोप थोप रहा है, राज्य केंद्र पर आरोप थोप रहा है। आपको क्या लगता है जिम्मेदार कौन है आखिर? जिम्मेदार इसके लिए दोनों लोग हैं सामूहिक रूप से जी। क्योंकि आज राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि उनको लगता है कि भाषण से जो है जनता हमारे काम कर रही है। ठीक है। दूसरा क्या है कि जनता के पास भी विकल्प बहुत सीमित हैं। वो बारी बारी से सबको अवसर देती है और बारी बारी से वो ठगी जाती है। ऐसे में जनता के लिए एक बहुत बड़ा संकट है कि वो जाए तो जाए किसके पास जाए। जहाँ तक महंगाई का विषय है, महंगाई से स्टेट की सरकारें और राज्य की सरकारों में जो सत्ता में रहने वाले लोग हैं, दोनों लोग चूंकि मुनाफाखोरी और जमाखोरी से लाभान्वित होते हैं, इसलिए दोनों लोग सिर्फ इस पे भाषण देते हैं, एक दूसरे पे बात टाल करके बात को खत्म कर देते हैं। क्या ये सच है परमानंद रेड्डी जी, एक दूसरे पर आरोप लगाइए और भाग जाइए, बस जिम्मेदारी से भाग जाइए? आप आरोप कैसे लगाएंगे? महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है। आप बताइए अब कौन करेगा इसको सॉल्व? कौन करेगा? अभी केंद्र को चाहिए था कि इंपोर्ट करवाए दाल। अगर ऐसा मामला था कि कहीं शॉर्टेज थी या कुछ मामला था तो इंपोर्ट कराए दाल। अगर दाल इंपोर्ट करवाएंगे आप तो वो जो दाल का जो जखीरा उन्होंने अपने पास कैप्चर कर रखा है वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। लेकिन केंद्र ने ये कदम नहीं उठाया और कहते रहे कि हम दाल इंपोर्ट कर रहे हैं। कुछ नहीं किया इन्होंने। अरुण जेटली साहब ने और उसमें ये बोल दिया कि वहां पे सूखा पड़ गया है, तो जहां से दाल इंपोर्ट होती है कि वहां पर ये पड़ गया, फसलें कम हो गई है, वो हो गई है। ऐसा कोई आंकड़े गूगल्स में है नहीं। परमानंद रेड्डी जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए ये राजनीति जो है ना आज सिर्फ इसी बात पर रह गई है कि इसकी कमीज मेरी कमीज से उजली क्यों। हम अगर समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करें और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी तय करें और 2-4 लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा करके बिहाइंड द बार भेज दिया जाए, तो फिर हम ये आरोप नहीं लगा पाएंगे कि तेरी सरकार और मेरी सरकार। तो ऐसी स्थिति में ऐसे मौके जब आते हैं तो हमें आरोप लगाने की बजाय मिल करके एक सामूहिक रूप से उसका समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। योजना आयोग आपने खत्म कर दिया। देखिए, अगर योजना आयोग खत्म किया है तो उसके लिए एक नीति आयोग बनाया गया है और नीति आयोग में वो सारी बातें हो रही हैं तो जो इस देश के लिए आयोग जरूरी है। के बैठा हुआ था कि ये जो दालें का शॉर्टेज हो रही है कि उसकी कोई नीति नहीं थी। नहीं, इंपोर्ट की कोई नीति नहीं थी। ऐसा नहीं है। जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो कृत्रिम, जो एक प्रकार से महंगाई मीडिया के माध्यम से, अब अगर आप बाजार में चले जाएं, एक दफे मैं किसी चैनल पे बैठा हुआ था, इसी तरह से आप जैसे मेरे भाई बोल रहे थे
और उसी दिन उसी शाम को हम लोग आधे दाम पर दाल लेकर के आए थे। तो चूंकि इस बात की अब आप यहाँ पे 250 रुपए कह दें या आप पौने 300 रुपए किलो कह दें, पर ये तो बाजार में जाने से पता चलता है ना। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार के कह देने से, चूंकि यहाँ पे वेरिफिकेशन तो होता नहीं है, तो हम ये कह दे कि नहीं 60 रुपए किलो दाल मिल रही है, तो आप क्या मानेंगे उस बात? ठीक तो है, ये तो मैं एक बात तो कहना चाहता हूं, जो दाल पकड़ी गई है, उस दाल पकड़ने के बाद केंद्र ये कह रहा है कि हमारे पास 80,000 टन का स्टॉक रहना चाहिए। ठीक है, ये तो आरोप प्रत्यारोप आप लगा रहे हैं, लेकिन जनता बीच में पिस रही है। बिहार की जनता ने इस मुद्दे को पूरी तरह से समझा। बहरहाल पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ अभय कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। अभय जी, जिस तरीके से जो सर्वे आ रहे हैं उसके मुताबिक तो 4 में महागठबंधन और 2 में एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, कितनी सच्चाई इसमें नजर आ रही है और आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार? अभय जी। जी शंकर जी, मैं आपको बता दूं कि लगभग अपने को 5 चरण देखने का मौका मिला। नीचे प्रत्येक जिले तक जाकर मतदाताओं को भापने का भी मौका मिला कि उनका रुझान किस तरफ है और क्यों है, ये रुझान क्यों है। तो जो हमको समझ में आया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमको जो लगा, एनडीए को अगर हम माने कि एनडीए को लोगों ने वोट क्यों किया, तो एनडीए में एक तो मोदी का चेहरा और मोदी का विकास मॉडल, ये एनडीए के लिए बड़ा प्लस पॉइंट रहा, जिसपे जनता ने वोट किया है। अगर एनडीए के लिए की दृष्टि से निगेटिव हम देखते हैं, तो निगेटिव में केवल हमको ये समझ में आता है कि मोहन भागवत जी ने चुनाव से ऐन वक्त पहले जो आरक्षण की समीक्षा वाला बयान दिया, ये एनडीए के निगेटिव जाता है। ठीक है, इसका जवाब मैं ले लेता हूँ, आप बने रहिए भाई जी हमारे साथ। आरसी जैन साहब, क्या इसका फर्क पड़ा है? क्या मतदाता आपसे दूर भागा है? क्योंकि आरक्षण को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी हमें देखने को मिली है, आपको नहीं लगता कि नुकसान हुआ होगा? नहीं, देखिए मोहन भागवत जी ने जो बात कही थी उसको मीडिया और लोग समझ नहीं पाए। चलिए, आप उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए, जब ये आरक्षण का मुद्दा लागू हुआ था तो उस समय जिन लोगों ने लागू किया था उसको 10 साल के लिए लागू किया था। पर आज आप देख रहे हैं कि जो आरक्षण लेने वाले लोग हैं, मोहन भागवत जी का कहना ये था कि जो क्रीमी लेयर के लोग हैं उनको जब तक आप लाइन से बाहर नहीं निकालेंगे, तो जो पीछे लोग खड़े हैं 1000 साल तक आप आरक्षण देते रहिएगा, उनको फायदा नहीं मिलेगा। कि जो परिवार आरक्षण लेकर के आज सक्षम हो चुका है, ये तो उनका भी दायित्व बनता है कि हम लाइन से बाहर निकले। राशन की दुकान में जब आपके थैले में चीनी चावल आ गए तो आप बाहर निकलिए ना, ताकि बाहर पीछे जो खड़े हुए लोगों को मौका मिले। तो मोहन भागवत जी ने सिर्फ ये कहा था कि इस समय मौका ये है कि उसका एक तरीके से उसके ऊपर विचार करके और ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि एक परिवार लगातार लेता जा रहा है। ठीक है अभय जी, आरसी जैन साहब का कहना है कि गलत तरीके से फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने जो कहा मीडिया ने इसको समझा नहीं या गलत तरह से किया, हम ये नहीं कह रहे हैं। हमने कहा मीडिया ने समझा, लेकिन इस बयान को जो चुनाव के ऐन वक्त पर दिया गया उसका लालू प्रसाद ने बखूबी फायदा उठाया। ये नहीं कह रहे मीडिया ने समझा, मीडिया ने तो समझा कि बयान क्या है और क्या, मीडिया ने उसको वैसे ही दिखाया, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर अपने वोट के फायदे के लिए लालू प्रसाद ने उपयोग किया। तो हमने इसीलिए बताइए एनडीए का निगेटिव पॉइंट रहा मोहन भागवत जी का चुनाव से पहले ये बयान देना। अभय जी एक चीज मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि जैसे अब लालू यादव ने कहा कि हमारे मुंह में शैतान आ गया, तो मोदी जी तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मेरे मुंह में शैतान आ गए, मेरे से ऐसी भाषा कहलवा दी। उसको उन्होंने मैं वही कह रहा हूं कि उन्होंने एनडीए के बातों को किस प्रकार से तोड़ा मरोड़ा। बस मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो सबसे जनता के बीच में सबसे जो महत्वपूर्ण विषय था एनडीए की तरफ से, वो मोदी का विकास का मॉडल था। बिल्कुल, मोदी का युवाओं के प्रति आकर्षण था, मोदी का मतलब महिलाओं में मोदी का मोदी के प्रति विश्वास था, ठीक है ना। लेकिन उनका जो निगेटिव था वो मोहन भागवत जी का भाषण था, जिसको तोड़ मरोड़ के महागठबंधन ने फायदा लेने का प्रयास किया। एक मुद्दे लेकिन इसका नुकसान तो आरसी जैन साहब हो सकता है ना, जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर अभय जी कह रहे हैं कि वाकई इस बयान को पेश किया गया, मतदाताओं में गलत संदेश तो गया ही है। नहीं, तीन मुद्दे यहाँ पर इस प्रकार से उठे थे जिसको गलत तरीके से। एक डीएनए का मुद्दा था, मोदी जी के कहने का मतलब था कि बिहार की राजनीति का डीएनए खराब है। अब उसको नीतीश जी ने तोड़ मरोड़ करके जो लोगों को भगाने का प्रयास किया है, पर बिहार की जनता इन सब बातों को पहचाना है। इसलिए आप देखेंगे कि उसका रेड्डी जी, क्या वाकई जो मुद्दे थे उनको महागठबंधन ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया, फायदा लेने की कोशिश की गई? पेश नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं किया गया है। बल्कि जो इनकी अंदरूनी चाहत है, आरएसएस की जो चाहते हैं, वो चाहते यही है, ये लोग यही चाहते हैं जिसका फायदा हम लोगों को मिला है। देखिए
इसका पता तो अब 8 तारीख को चलेगा। पर यह बात जरूर है कि जब ये तीनों मुद्दे मार्केट में थे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको ये लगा कि जिस प्रकार से बिहार की जनता को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं इस नहीं, मुद्दे को, आपके नेताओं की तरफ से आरसी जैन साहब बहुत सारी बयानबाजियां हुई, उससे भी तो फर्क पड़ा होगा आपको लग रहा है, क्योंकि आपके नेता खुले तौर पर बयानबाजियां करते हैं। योगी आदित्यनाथ, साध्वी प्राची, ऐसे तमाम मैं बयान आपको गिनवा दूं जिस पर ऐसा लगता है कि भाई उनको खुली छूट दी गई हो, उससे भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दिल्ली के चुनाव में भी ऐसे किया था उन्होंने। देखिए, आदित्यनाथ और साध्वी प्राची ने जो बयान दिया था उससे इनकी बहुत बुरी हार हुई है। देखिए, जहां तक इन लोगों की बात है, एक बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ी पार्टी है। कुछ लोग अगर इस प्रकार से अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को जनता के बीच में लाते हैं तो उसमें कहीं भी पार्टी का उनके साथ कोई सहयोग नहीं है, पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी है। पार्टी ने समय समय पर इस प्रकार का बयानबाजी भी दी है कि पार्टी का इनके विचारों से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कुछ व्यक्ति अगर इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं तो चुनाव के समय में तो इस प्रकार की बयानबाजी कुछ लोग अच्छा भी करते हैं, कुछ लोग बुरा भी करते हैं, अच्छे अच्छे को छोड़ देते हैं, बुरे को अपना करके उसको प्रचार करने का प्रयास करते हैं। पर आने वाला समय मैं आपको बता रहा हूं कि इन सब चीजों से अलग हट करके बिहार की जनता ने अब ये सोचा है कि किस तरीके से बिहार का जो युवक अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके दिल्ली और महाराष्ट्र में जाता है रोजगार के लिए, किस प्रकार से वहाँ बूढ़ा व्यक्ति रोजगार उसके लिए परेशान होता है, दवाई के लिए परेशान होता है, आंखों के आगे से उसका बेटा दूर चला जाता है। तो बिहार की जनता ने मोदी जी के ऊपर भरोसा करके इस बार विकास के मुद्दे पे वोट दिया है और उसका आपको आने वाले 5 साल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में काम करेगी तो आपको ये लगेगा कि बिहार में पलायन भी रुकेगा, वहां पे रोजगार भी बनेंगे, वहां पे सड़कों का जाल भी बनेगा और वहां जो बूढ़ी आगे अपने बेटे को देखने के लिए तरस जाते हैं उनकी बूढ़ी आंखों में रोशनी भी आएगी। ठीक है, इसका मैं आपको जी भाई जी हाँ शंकर, मैं आपको ये बता दूं कि जिस प्रकार से मैंने मतलब एनडीए का पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट बताया कि पॉजिटिव पॉइंट मोदी का चेहरा, विकास मॉडल, युवाओं में आकर्षण, महिलाओं में विश्वास, ठीक है ना, और निगेटिव पॉइंट मोहन भागवत का आरक्षण वाला बयान। उसी प्रकार से मैं महागठबंधन के बारे में बता दूं कि इस बार लगभग काफी चुनावों का अनुभव हमको भी रहा, लेकिन जो विशेष हमको लगा महागठबंधन की तरफ से कि इस बार बिहार में 10 साल शासन करने के बाद नीतीश चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नाम का कोई विषय नहीं था। नीतीश के कार्यकाल से लोग नाराज नहीं थे, निराश नहीं थे, मतलब सब संतुष्टि दिखा रहे थे। उनके साथ ये प्लस पॉइंट है दोनों, लेकिन जो निगेटिव है, उनका जो सबसे बड़ा निगेटिव है जिसका असर चुनाव में दिखा और जिसके कारण से ये वोटिंग हुई, उनका निगेटिव पॉइंट है लालू के साथ ठीक है गठबंधन करना। ये अहम सवाल है, इसका मैं जवाब परमानंद रेड्डी जी से लेता हूँ। आप अभय जी अभय जी मैं बताना चाहता हूँ जी, जब नीतीश जी के सारे प्लस पॉइंट हैं जी, तो हमारे साथ 2 प्लस पॉइंट और मिल जाएंगे तो हमारी जीत तो निश्चित ही है ना, क्योंकि लालू जी के साथ यादव वोट है, लालू जी के साथ मुस्लिम वोट है जी, तो वो वोट हमको चाहिए था। इस बार आप कैसे कह सकते हैं? असदुद्दीन ओवैसी आ गए, ओबीसी का कोई रोल नहीं है। देखो ओबीसी का बिहार में कोई रोल नहीं है। एनडीए के पास भी तो एनडीए के पास भी ब्राह्मण, भूमियार, कुर्मी वोट है, फिर आप कैसे कह सकते हैं? आपके बिहार में जाति पे वोट नहीं पड़ रहा, आपके बिहार में विकास पे वोट पड़ रहा है। जी शंकर, मैं आपको बता दूं कि मैं इनके 2 पॉजिटिव जो बताया कि एक तो इनकम्बेंसी नहीं थी, दूसरा नीतीश के कार्यकाल से लोग संतुष्ट भी दिखे, लेकिन जो निगेटिव पॉइंट जो पहला बताया मैंने, लालू के साथ गठबंधन करना सबसे बड़ी उनकी नाकामी एक तरह से साबित हुई। इसी तरह जो लालू का 15 वर्षों का कार्यकाल रहा था, जंगल राज जिसको लोग कह रहे थे, उसी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर, क्योंकि उसके प्रति महिलाओं में, युवाओं में खौफ था कि दोबारा लालू अगर आ गए तो फिर वही 25 साल अपहरण का युद्ध शुरू हो जाएगा जी। ये इनके निगेटिव पॉइंट रहे और इसी का परिणाम चुनाव में आपको देखने को मिलेगा, रिजल्ट में यही सामने आएगा। राजकुमार जी 8 तारीख को हम बता देंगे। ठीक है, वो जनता को तय करने दीजिए। लौटूंगा परमानंद रेड्डी जी आपसे। राजकुमार जी के पास बहुत देर से नहीं लौट पाया। राजकुमार, जिस तरीके से चर्चा लगातार हो रही है, वाकई आपको लगता है कि नुकसान हो सकता है दोनों ही पार्टियों को, क्योंकि एक तरफ बयानबाजी है तो दूसरी तरफ एक दूसरे ने हाथ मिला दिया है? मैं एक चीज कहना चाहूँगा, आरएसएस के प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी जो बहुत सम्मानित आदमी है, लेकिन आरएसएस का ये नेचर रहा है कि वहाँ कुछ भी सडनली नहीं होता है, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, सब कुछ योजनाबद्ध होता है। ठीक है, पूरा देश इस बात को जानता है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का जो बयान है वो प्री प्लान्ड बयान है। इस बात के गहराई में जाने की भी बहुत ज़रूरत है कि जब भारतीय जनता पार्टी बिहार में इतने महासमर में उतरी हो तो मोहन भागवत जी का ऐसा बयान
आरएसएस और बीजेपी के बीच में कहीं न कहीं से कुछ गड़बड़ होने की भी शिकायत है, क्योंकि ये सबको पता है कि बिहार वो जमीन है जो मंडल की राजनीति के लिए जानी जाती है, और बिहार में एक बड़ा तबका है जो ओबीसी का वोटर है, और जिसकी उपज लालू और नीतीश दोनों लोग हैं उसी मंडल की राजनीति के कारण। तो इस बात को जानते हुए भी अगर मोहन भागवत जी का ये बयान आता है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए, जिस आरक्षण की राजनीति की उपज नीतीश जी और लालू जी हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें जो है कहीं न कहीं इनके अंदर में भी, एनडीए में भी एक बड़ी खाई है जो कहीं न कहीं से बहुत धीरे धीरे दिखने लगी है। नहीं, आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कही थी मेरे दोस्त, उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर आरक्षण की जो पॉलिसी है उसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए, खत्म करने की बात ना पहले कही। नुकसान आपको लगा कि आरसीजन साहब इससे होगा, क्योंकि एक मतदाताओं में चुनाव जिस वक्त चलता है, अब जिस तरीके से हमारे अभय जी बता रहे थे कि वाकई एक मतदाताओं में गलत ये इफेक्ट पड़ता है, ताकि विरोधियों की तरफ से तोड़ मरोड़ कर भले उस बयान को पेश किया जाए, आप अपनी जगह भले ही ठीक हो, लेकिन एक नुकसान तो हो सकता है ना, जनता में एक संदेश तो गया कि मोहन भागवत ने बयान दिया आरएसएस पर मैं समझता हूं कि जो बिहार के लोग हैं वो इस मुद्दे पे इतनी गहराई से वोट नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने प्रयास करने का तो पूरा प्रयास किया कि इसको मुद्दे को बनाया जाए, पर चूंकि इस बार बिहार में ना जाति के नाम पे वोट पड़ेगा, ना धर्म के नाम पे वोट पड़ेगा, यादव के वो नाम पे वोट पड़ेगा, इस बार विकास के नाम पे वोट पड़ेगा। और वो विकास का वोट आपको जो पड़ेगा वो 8 तारीख को उसका रिजल्ट भी, क्योंकि विकास के नाम पे बिहार में जिस प्रकार से माहौल बने थे, एक अच्छा भला, एक जमाने में लालू जी के जमाने में एक अच्छा भला डॉक्टर था, अच्छी भली प्रैक्टिस थी, उसको उठा करके उससे अपहरण कर लेना, उसके बाद में मोदी और नीतीश और बीजेपी मिलकर के लड़े, उन्हें लगा कि अंधेरे कमरे में एक रोशनी दिखाई दी तो दोनों को सरकार बनाने का मौका दिया। पर ये जो 8 साढ़े 8 साल के बाद गठबंधन टूटा, इसका भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है वो नीतीश जी रहे हैं, जिसका उन्हें कहीं ना कहीं खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद बिहार में बहुत कुछ बदला था। और अब लगता है कि जब मोदी जी केंद्र में हम लोग हैं और बिहार में भी आएंगे, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से 1,65,000 करोड़ रुपए का जो अभी फंड रिलीज किया है, वो तो कह रहे हैं कि रीपैकेजिंग की गई है, तो आपका अपना बात रीपैकेजिंग की किसनी है, पैसा बिहार को जा रहा है, चाहे किसी भी माध्यम से जाए तो उसका कहीं ना कहीं इलाके में लगेगा, क्षेत्र में लगेगा। महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है कि रीपैकेजिंग की गई या नहीं की गई, बिहार को तो मिला है, विकास तो होगा, ये बात तो आपको ही माननी पड़ेगी। एक तो हम ये कहना चाहते हैं, इन्होंने जो फंड रिलीज किया वो भावना मौका देखकर चुनाव से पहले किया, अगर थोड़ा सा और बाद में करते तो आचार-संहिता लगती और उन पे अवमानना का वो लग जाता, केस लग जाता और ये सब अंदर हो जाते। क्योंकि चुनाव के एंड वक्त पर आने वाला वक्त है, आप पैकेज दे रहे, इतना बड़ा पैकेज दे रहे हैं, वैसे तो आपसे मांगते रहो, आप कोई देता नहीं है, केंद्र सरकार कोई देती नहीं है। आप ये लगा लें आज तक बिहार को कितना पैकेज मिला है, जब से बिहार स्टेट बनी है, जब से उसको आज तक कितना पैकेज मिला है, आप ये लगा लें, और कितना इसका हम लोगों ने पैसा इस्तेमाल किया गया है, आप ये देखिए। और इन्होंने तो पूरा कोऑपरेटिव सिस्टम कर दिया है, जितने भी कोऑपरेट घरान के लोग हैं उनसे पता नहीं क्या तालमेल करके इन्होंने ये मामला किया कि हम इंडस्ट्री लगवाएंगे, ये लगवाएंगे, इसके लिए हमने इतना बड़ा पैकेज दिया, लुभावना दिया, लोगों को भड़काने की कोशिश की है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करी है, वोटर को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन वोटर बिल्कुल जानता था कि ये बाहर के लोग हैं और हमें इनका साथ नहीं देना। जो अंदर के लोग हैं, हम चाहे वो हमारे कैसे भी हैं, चाहे उन पे चारा घोटाला है, चाहे कोई घोटाला है, वो हमारे अपने हैं। देखिए, मेरे अपने हैं ये कह कर के मेरे पेट में रोटी नहीं जाएगी, मेरे को रोजगार नहीं मिलेगा। आज मुझे हाथ को मेरे रोजगार चाहिए, मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था चाहिए। आपके गठबंधन के शिवसेना के राज ठाकरे और इन्होंने जो मनसे के राज ठाकरे ने वहां से बिहार के लोगों को मार के भगाया था। आप रोटी की बात करते हैं, आपके गठबंधन के लोगों ने मार के भगाया था और नीतीश ने जाके उनकी पैरवी की थी। फिर नहीं, आपको आपके गठबंधन ने उनको मार के भगाया। अपनी जानकारी थोड़ा सा उचित कर लीजिएगा। एमएनएस के साथ कभी भी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं रहा। बिल्कुल विचारधारा आपकी एक ही है, बिल्कुल आपकी विचारधारा के लोग हैं वो लोग। तो मैं ये बता रहा था कि जिस प्रकार से बिहार में आज कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं था उन लोगों का, मोदी जी गए बिहार में, उन्होंने अपना कहा भी हम तो 125 करोड़ लोगों की बात करते हैं, ना मैं मुलायम से, ना मैं यादव की बात करता, ना मैं हीर की बात करता, ना मैं मांझी की बात करता, ना मैं किसी की बात करता। मैं तो हर व्यक्ति को जाति धर्म से ऊपर हट करके भारत का नागरिक मानता हूँ, बिहार का नागरिक मानता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के घर में विकास की रोशनी पहुंचे। और मेन जो उनको पीड़ा थी मोदी जी को, जो उन्होंने अपने शब्दों में भी कई बार और वहाँ की
जनता के बीच में भी जा करके कही कि मैं बड़ा दुखी हूं कि मुझे अपना घर छोड़ करके, घर बार छोड़ करके, बूढ़े माँ बाप छोड़ करके, खेत खलियान छोड़ करके और बाहर जाना पड़ता है। ये वो व्यक्ति जान सकता है इस पीड़ा को जो इसको भुगतता है। ठीक है। तो वो उस व्यक्ति ने महसूस किया और वो इस बात का एहसास आपको करा देंगे कि बिहार में जब हमारी सरकार बनेगी तो जो प्लान है वो रुकेगा, लोग वापस अपना बूढ़े माँ बाप के पास जाएंगे, अपने गांव में जाएंगे, यार दोस्त को जो छोड़ करके वहां जाएंगे और बिहार विकास की तरफ बढ़ेगा बाकी प्रदेशों की तरह। जी राजकुमार जी, जिस तरीके से आरसी जैन साहब बता रहे हैं कि वाकई एक बिहार आगे बढ़ेगा, जो लगातार बिहार को पैकेज दिया गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से वो फायदा होगा। साथ ही साथ एक सवाल मेरा ये भी इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, क्या आपको लग रहा है कि इस बार जाति के नाम पर जो वोट बैंक की राजनीति की जाती थी, इस बार कहीं ना कहीं भ्रम टूटेगा सभी का? देखिए, उत्तर भारत की राजनीति में जाति एक जो है ऐसी जमीनी सच्चाई है जिसको सिरे से नकारा नहीं जा सकता। ये इसका प्रतिशत कम या ज़्यादा हो सकता है कि किस चुनाव में कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, लेकिन ये बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता और बिहार में तो बिल्कुल संभव नहीं है अभी वर्तमान की परिस्थिति में। दूसरा विषय यह है कि जो जैन साहब अभी कह रहे हैं कि बिहार ऐसा होगा, बिहार वैसा होगा, तो बाकी जगहों पे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, ठीक है, क्या उन्होंने जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे हुए क्या? एक विषय। दूसरा विषय ये है कि जिसको परमानंद रेड्डी जी ने उठाया कि जो पलायन पे शिवसेना और राज ठाकरे ने बिहार के या उत्तर भारत के लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया, ये देश में किसी से छुपा हुआ नहीं है। संविधान में जब चुनाव आयोग में कोई पार्टी रजिस्टर्ड होती है तो एफिडेविट देती है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हम शपथ लेते हैं। उसका जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट ये शपथ देता है। राज ठाकरे ने भी दिया होगा, बाल ठाकरे ने भी दिया होगा। उसके बावजूद लगातार उत्तर भारत के लोगों के खिलाफ इन लोगों ने मूवमेंट चलाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी स्टेटमेंट, ठीक है, आपको क्या लग रहा है? आखिरी सवाल, कभी नहीं, बिहार नफा और नुकसान किसको होता हुआ नजर आ रहा है? आखिरी राजकुमार जी, आप इस चुनाव में मुझे लगता है कि जो है नीतीश जी को फायदा होगा, क्योंकि अभी अभय जी ने जो बात कही वो बहुत जमीनी सच्चाई है कि नीतीश जी को किसी ने बुरा नहीं माना। 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी नीतीश जी के ऊपर एक भी वोट आरोप नहीं है। ये एक बड़ी बात है और इसका लाभ जो है मुझे लगता है कि नीतीश जी को ज्यादा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त बहुत कम। आरसी जैन साहब, माफी चाहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। परमानंद रेड्डी जी, आरसी जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि 8 तारीख का इंतजार सभी को है, पूरे देश को है कि बिहार में आखिर किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि दिवाली से पहले नतीजे आने हैं। तो ये दिलचस्प देखना हो जाता है कि बिहार में किसकी दिवाली होगी और किसका दिवाला निकलेगा। प्राइम टाइम में फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।